अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट MBBS बायोकेमिस्ट्री सत्यनारायण बुक से हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स। इससे पहले हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर पढ़ा था और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म चैप्टर भी हमारा चल ही रहा है। तो ये है कि ये वाला चैप्टर हमारा ना फाउंडेशन मॉड्यूल के अंदर आ जाता है। तो फाउंडेशन के हमने चैप्टर अपलोड कर दिए हैं, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट वाला है और उसका भी आखिरी टॉपिक था जो मुझे थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था। अगर आप लोगों की फरमाइश होगी तो ज़रूर मैं इसको अपलोड करूँगी। खैर लेकिन अब मैंने कहा कि फाउंडेशन का दूसरा चैप्टर है ना, वो अपलोड कर देती हूँ। तो खैर प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड ये शुरू कर लेते हैं। पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इसके अंदर। तो इंट्रोडक्शन के अंदर यही बताया हुआ है कि भाई ये जो है ना मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, समझ गए हम लोग। और उसके अलावा जो सेल होता है ना, उसके अंदर सेल के अंदर जो ड्राई वेट होता है ना सेल का, ठीक है, ड्राई वेट का मतलब ये कि हम उसमें से वाटर निकाल लें, जो 70 to 90% होता है। तो उसमें जो ड्राई वेट बचेगा वाटर निकालने के बाद, उसमें से 50% हमें सिर्फ प्रोटीन मिलेगी। फिर उसके बाद ये है कि ऑरिजिन बताया हुआ है, मतलब इसका वर्ड प्रोटीन का। तो प्रोटीन इसमें इतना कुछ खास नहीं लिखा हुआ, बस थोड़ा सा डिटेल है। वो ये है कि ग्रीक वर्ड प्रोटियो से लिया गया है, जिसका मतलब ये है कि होल्डिंग इन द फर्स्ट प्लेस, मतलब वही के सबसे पहले नंबर पे रखना। और उसके अलावा फिर एक चीज़ बताई हुई है कि बर्जीलियस ने वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, ज़िंदगी गुजारने के लिए अहम होते हैं, वो उन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बर्जीलियस ने नाम दिया था प्रोटीन का। उस पूरे ग्रुप को बर्जीलियस ने नाम दिया था प्रोटीन का। और उसके अलावा 1838 के अंदर मल्डर जो डच केमिस्ट था, उसने क्या किया था कि उसने प्रोटीन्स नाम दिया था उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग थे, ठीक है। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग को बर्जीलियस ने नाम दिया, जो कि इसने करेक्ट नाम दिया था। और उसके अलावा फिर बर्जीलियस ने तो वहीं अपनी एक वो दी थी। फिर उसके बाद ये है प्रोटियोमिक्स लिखा हुआ है। तो प्रोटियोमिक्स हम ये कहेंगे कि ओवरऑल प्रोटीन के बारे में जितनी भी बातचीत करते हैं हम लोग, या उसकी जो भी स्टडी करते हैं, जिसके अंदर उसका फंक्शन आ जाता है, जेनेटिक्स आ जाती है, पैथोलॉजी आ जाती है, इस सारी को हम लोग जिस के अंदर पढ़ेंगे उसे हम कहते हैं दैट इज़ प्रोटियोमिक्स, ठीक है। फिर फंक्शन ऑफ प्रोटीन देखते हैं। तो प्रोटीन ना हमारी बॉडी के अंदर ना बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट होती है, जो कि हम देख भी चुके हैं कि 50% ड्राई वेट बना रही है। तो ना ये बहुत एसेंशियल भी होती है लिविंग सिस्टम के लिए। और इसके अलावा इसके बहुत ज़्यादा ना फंक्शंस भी होते हैं। अब इसके फंक्शंस को ना दो टाइप्स के अंदर क्लासीफाई किया गया है। एक होते हैं इसके स्टैटिक फंक्शंस, ठीक है, और दूसरे होते हैं इसके डायनामिक फंक्शंस। स्टैटिक फंक्शंस का क्या मतलब हुआ, मतलब ये कि प्रोटीन ना हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर बनाती है। जितना हमारी बॉडी दिखती है वो प्रोटीन ने बनाई हुई है, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा बचपन में ये। और डायनामिक फंक्शन ये है कि एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचाकर कुछ काम करवाने वाले फंक्शन जो होते हैं, जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स एंजाइम्स वगैरह करते हैं, वो फंक्शन भी कौन करती है, प्रोटीन करती है। इट मीन्स कि हार्मोन एंजाइम इन नेचर प्रोटीन होते हैं मोस्टली। तो अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शंस को। तो स्ट्रक्चरल फंक्शन के अंदर क्या आ जाता है, देखें स्ट्रक्चरल फंक्शन के अंदर ये है, जैसे एक घर है, उसके अंदर ईंटें हैं, उसमें मसाला लगता है, फिर वो घर तैयार होता है। तो वैसे प्रोटीन हमारी बॉडी में इस तरीके से ही ईंटों की तरह लगी हुई है। अब वो कौन कौन सी प्रोटीन्स हो जाती हैं, तो वो हैं जो बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही हैं, वो है कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन, ठीक है। ये प्रेजेंट होती हैं बोन वगैरह के अंदर, कोलेजन होती है जैसे, और वेस्कुलर सिस्टम के अंदर होती है। तो जहाँ पर इलास्टिसिटी हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड होती है, फॉर एग्जांपल वेसल्स होती हैं, उनके अंदर वेजो कंस्ट्रक्शन वेजो डायलेशन होती है, तो दैट इज़ इलास्टिन, वो फंक्शन होता है। और उसके अलावा जहाँ जहाँ पर भी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, दैट इज़ इलास्टिन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और फिर उसके बाद कोलेजन जो है वो बोन्स वगैरह के अंदर प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद बताया हुआ है कि अल्फा कैरेटिन प्रोटीन होती है, जो कि एपिडर्मल टिश्यूज़ वगैरह के अंदर होती है। तो एपिडर्मिस में मोस्टली अल्फा कैरेटिन होती है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर का फंक्शन। फिर उसके बाद डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक फंक्शन ये होते हैं कि जो है ना प्रोटीन एक जगह से दूसरी जगह जाकर कुछ भी काम करवा रही है। तो उसके अंदर एंजाइम्स आ जाते हैं। हमें पता है एंजाइम्स जो होते हैं वो समटाइम्स लोकली भी एक्ट करते हैं और उसके अलावा कहीं और जाकर भी एक्ट करते हैं, जैसे एंजियोटेंसिन एंजाइम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स तो करते ही साइट ऑफ एक्शन से लोकली भी एक्ट करते हैं, लेकिन मोस्टली हार्मोन्स होते हैं वो साइट ऑफ जो है ना प्रोडक्शन से दूर जाकर करते हैं अपना काम। फिर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। तो जितने भी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो भी जाके क्लॉटिंग वगैरह करवाते हैं। अब ये तो नहीं है ना कि जहाँ पर वो बने वहीं पर ही इंजरी हुई होगी, तो वो कहीं और इंजरी हुई है वहाँ पर जाकर फिर क्लॉटिंग करवाते हैं। इम्यूनोग्लोबुलेंस होती हैं, ये इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं। मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स आ गए, ये अपनी जगह पर लगे होते हैं। स्टोरेज प्रोटीन्स हो जाती हैं, ठीक है। स्टोरेज प्रोटीन्स वगैरह जैसे के एनिमल्स वगैरह के अंदर आ जाती है। और उसके अलावा प्लांट्स के अंदर स्टोरेज प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन प्रोटीन्स ना स्टोर नहीं होती हैं बॉडी में, लेकिन ना कुछ फॉर्म्स ऐसी होती है प्रोटीन्स की जो कि फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो है ना वो स्टोरेज फॉर्म के अंदर आ जाती है। जैसे हम अगर हमारी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में फेरेटिन प्रोटीन होती है, ठीक है, जहाँ पे आयरन जाके स्टोर होता है। तो दैट इज़ स्टोरेज प्रोटीन, क्योंकि वो स्टोरेज का काम कर रही है, ठीक है। लेकिन वो फिर ये है कि वहाँ से आयरन को निकाल लिया जाता है टाइम टू टाइम। फिर उसके बाद ये है कि जेनेटिक कंट्रोल वगैरह, मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी, मतलब मोस्टली जो काम थे ना उनके अंदर प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर प्रोटीन जो है ना वो बताया हुआ है कि
प्रोटीन्स डायनामिक फंक्शंस करती हैं और इस वजह से जो है ना उन्हें वर्किंग हॉर्सेज ऑफ सेल कहा गया है। यानी कि देखिए डायनामिक फंक्शन है ना, कभी यहाँ भाग रही है कभी वहाँ भाग रही है, तो इसलिए वर्किंग हॉर्सेज के मतलब घोड़ों की तरह बेचारी यहाँ वहाँ भाग के काम करती रहती हैं। फिर उसके बाद ये है एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के अंदर ना जो है ये जो है ना 5 मेजर एलिमेंट्स जो हमें दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये वाले तो होते ही होते हैं, एनी हाउ होंगे, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगा और सल्फर होगा, ठीक हो गया, ये तो होते ही हैं। फिर इनकी कंपोजिशन दी हुई है कि 50 to 55% कार्बन सबसे ज़्यादा है, फिर हाइड्रोजन 6 to 7.3%, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन भी दिया हुआ है, ये परसेंटेजेस आप लोग देख लीजिएगा, ये होते हैं। और उसके अलावा जो है ना, इसके अलावा क्या होता है कि एक सेकेंड, ये हो गया, ठीक है। फिर इसके अलावा ये होता है कि प्रोटीन के अंदर ना जो मैंने आपको 5 बताए वो तो होते ही होते हैं। फिर उसके बाद ये है कि फॉस्फोरस, आयरन, कॉपर और इस तरीके से दूसरे भी अदर एलिमेंट्स होते हैं ना, वो प्रोटीन में हमें मिल जाते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर। फिर बताया हुआ है कि जो ये है नाइट्रोजन है ना, वो इसेंशियल कंपोनेंट होता है प्रोटीन का, मतलब प्रोटीन की जो कैरेक्टरिस्टिक थिंग है ना, दैट इज़ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से हम पहचानते हैं दिस इज़ प्रोटीन, और ये एवरेज 16% होती है। फिर उसके बाद बताया हुआ है कि नाइट्रोजन जो है उसे हम मालूम करते हैं जेल ढाल मेथड से, अगर आप याद करें तो कर लें, वरना ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं। और फिर ये है कि जो है ना प्रोटीन का पॉलीमर, ये बताया हुआ प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। अब क्या हुआ, हमने ना प्रोटीन लिए, प्रोटीन को हमने हाइड्रोलाइज करवाया, इसका मतलब कि हमने उनको तोड़ा तो उसके अंदर से ना हमें अमाइनो एसिड्स मिले। तो प्रोटीन्स को जब हमने हाइड्रोलाइज करवाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसनट्रेटेड था उसके अंदर, भाई हमने डाल के रख दिया प्रोटीन को। तो जब हमने उसको अब देखा तो वो चूरा हुई थी, चूरा इन द सेंस के मतलब अलग हुई थी, और उसके अंदर से ना हमें मिल रहे थे जो है एल अल्फ़ा अमाइनो एसिड, ठीक है, एल अल्फ़ा अमाइनो एसिड हमें मिल रहे थे। तो हम समझ गए कि प्रोटीन जो है वो एल अल्फ़ा अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। तो प्रोटीन जो है वो पॉलीमर है, यानी कि प्रोटीन एक दीवार है किसकी, एल अल्फ़ा अमाइनो एसिड की। एल अल्फ़ा अमाइनो एसिड की इंटेन लगी तो प्रोटीन की दीवार बन गई। अब आप वैसे समझ लें। फिर है प्रोटीन जो है वो जो है ना, अब बताए प्रोटीन आर बोर्न एट ट्रांसलेशन, ठीक है, पैदा कब होते हैं, जब ट्रांसलेशन होती है। अब ये क्या भला है भाई, ये हम लोग एफएससी लेवल में पढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि प्रोटीन जो होती है ना, वो क्या होता है कि देखिए डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन हुई तो एमआरएनए बना, ठीक है, वहाँ पे कुछ कोडॉन्स वगैरह है ना वो बने। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एमआरएनए जो है वो आया राइबोसोम के पास, न्यूक्लियस से बाहर, और राइबोसोम के पास आकर उसने वो कोडॉन जो एमआरएनए बना था उस पर जो कोडॉन थे उनको रीड करवाया, यानी जो भी वो कोड्स थे ना उनको ट्रांसलेट किया राइबोसोम ने। और फिर जब राइबोसोम ने सबको ट्रांसलेट कर लिया तो उसके बाद उसने क्या किया कि वहाँ पर अमाइनो एसिड्स लगवा के प्रोटीन बनवा दी। तो हुआ ये कि जो है ना जब ट्रांसलेशन होती है तो प्रोटीन बन जाती है, ठीक है। और ये मज़ीद सारा का सारा एफएससी लेवल पे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे भी चैप्टर हैं, लेकिन खैर मैंने आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू दे दिया इसका। फिर बताया हुआ है कि प्रोटीन ना बहुत सारे फंक्शंस वगैरह करती हैं, जैसे जो है ना फंक्शंस वगैरह पैदा हुई, प्रोटीन पैदा होने के बाद उसने अपने काम किए ज़िंदगी भर के। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो अब बूढ़ी हो गई, ठीक है, बूढ़ी होने के बाद फिर उसके बाद उसकी डिग्रेडेशन हो जाएगी, और उसमें से अमाइनो एसिड जो बने थे उसमें प्रोटीन के बनने के लिए जो अमाइनो एसिड्स लगे थे वो सब अलग हो जाएंगे। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स का बताया हुआ है कि जो है ना नेचर में ना हमें 300 अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, लेकिन उनमें से 20 अमाइनो एसिड होते हैं ना वो स्टैंडर्ड होते हैं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ना हमने क्या किया कि भाई बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे ना, उनके अंदर से हमने डिफरेंट प्रोटीन्स निकाल कर और ना उनकी कंपोजिशन चेक की। तो उन सब के अंदर हमें 20 किस्म के अमाइनो एसिड थे जो कि उन सब में हमें मिले कॉमन। बाकी ऐसा नहीं हुआ कि उस 20 से ज़्यादा कोई और अमाइनो एसिड हो जिसके अंदर एक्स्ट्रा हमें मिल रहे हो। तो टोटल 20 थे जो हर किस्म की प्रोटीन के अंदर मिल रहे थे। तो हमने क्या किया कि 20 जो अमाइनो एसिड्स थे ना जो कि हर प्रोटीन के स्ट्रक्चर में हमें मिल रहे थे रिपीटेडली, हमने उनको अलहदा करके उनको कह दिया कि ये स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं, क्योंकि अगर 300 ना भी हो ना और ये 20 हो तो इनसे भी हम प्रोटीन आराम से बना सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इस वजह से होता है क्योंकि जो जेनेटिक कोड होते हैं ना, जितने भी अभी तक जेनेटिक कोड हमें मिले हैं वो सारे के सारे इन 20 अमाइनो एसिड्स को ही कोड करने में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, मतलब इनके अंदर ही वो सर्फ हो जाते हैं। तो कोई ऐसे कोड हैं ही नहीं जो किसी दूसरी किस्म की अमाइनो एसिड को कोड करें। तो इस वजह से ये 20 अमाइनो एसिड हैं, इन्हें हम कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। यानी कोई ऐसा कोडान है ही नहीं अभी तक कि जो कि 20 से बढ़कर कोई और, मतलब दूसरा 20 के अंदर जो आती है ना उनके अलावा एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स हैं उनको कोड कर रही हो। तो ऐसे कोई अभी तक हमें कोडान नहीं मिले। फिर है अमाइनो एसिड, यहाँ पर अब देखें हमने देखा कि प्रोटीन का ओरिजिन देखा, फिर उसके बाद उसके फंक्शन देखे, उसके बाद उसके ये देखा कि कैसे पैदा होती है ये वो। अब हमें एक बात पता लगी थी कि अमाइनो एसिड इसका बेसिक यूनिट है। तो अमाइनो एसिड को थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब अमाइनो एसिड क्या होता है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। एक होता है अमाइनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिल ग्रुप, समझ के हम लोग।
तो यहाँ देखते हैं हम लोग, एक अमाइनो ग्रुप है और एक ये रहा कार्बोक्सिल ग्रुप, और एक कार्बन है जिसको हमने यहाँ पे नाम दिया हुआ है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा के साथ लगे हुए कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप, ठीक है। फिर उसके बाद बताया हुआ है कि जो है ना, मैं यहाँ से आपको बताती हूँ। देखिए अल्फ़ा कार्बन क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसमें अल्फ़ा कार्बन हमें मिलती है जिसके साथ दो ग्रुप्स हैं, एक अमाइनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक तरफ ना हाइड्रोजन लगा होता है इसके, अल्फ़ा कार्बन के 4 कार्बन की वैलेंसीज है ना, तो 2 ग्रुप्स निकली सेटिस्फाई और एक हाइड्रोजन है। अब चौथा साइड है ना वो खाली रहता है, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, आर मतलब रेडिकल, ठीक है। अब रेडिकल क्या होता है, ये यहाँ पर ना कोई भी ग्रुप आकर लग सकता है, कोई भी ग्रुप, और वो ग्रुप आकर लगेगा और ग्रुप लगने के बाद जो है इस अमाइनो एसिड को इसका चेहरा मिल जाएगा। कैसे, आर ग्रुप है, अगर मैंने यहाँ लगा दिया H, हाइड्रोजन का आइटम लगा दिया तो ये बन जाएगा ग्लाइसिन। अगर मैंने इस H को हटा के यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो ये बन जाएगा एलेनिन। तो आर ग्रुप डिटरमाइन करता है कि किस किस्म का अमाइनो एसिड हमारे सामने मौजूद है, यानी ये अमाइनो एसिड का चेहरा है। समझ गए आप लोग। फिर ये है कि जो है ना जो अल्फ़ा कार्बन है बाइंड करता है साइड चेन जो है उसके साथ, जो कि आर से हम लोग डिनोट करते हैं, और वही है कि 20 अमाइनो एसिड की डिफरेंट साइड चेन्स होती हैं। फिर उसके बाद है ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ अमाइनो एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए मैंने आपको कहा था, मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ाए थे, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स जब हमने कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में पढ़े थे, मैंने आपको वहाँ बताया था कि कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन होता है। अब एसिमेट्रिक कार्बन कौन सा होता है, वो कार्बन के जिसके ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों। तो अमाइनो एसिड्स के अंदर यही तो है कि देखें एक कार्बन उस पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो कार्बन एटम जो है ना, अगर 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच होता है ना, तो उसे हम कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। और एसिमेट्रिक कार्बन जहाँ पर भी होता है ना, वहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, यानी वहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी शो होती है। तो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ना, वो 4 उनके पास डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि इस वजह से वो सारे के सारे जो होते हैं ना वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, तो उनके ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं। तो अमाइनो एसिड्स के अंदर हमें एल फॉर्म मिलती है, डी फॉर्म मिलती है, ठीक है, जैसे हमें ग्लाइसरल्डिहाइड में मिल रही थी। तो ये है कि अब यहाँ पे ना एक एक्सेप्शन लिखी हुई है कि ग्लाइसिन एक एक्सेप्शन है। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए मैंने कहा था कि ग्लाइसिन होता है ना, उसके अंदर यहाँ पर आर की जगह पे एच लगा होता है, तो ये एक अल्फा कार्बन, इसके साथ 2 H आ गए, तो अब ये डिफरेंट ग्रुप तो नहीं हुए ना, तो ग्लाइसिन इसी वजह से एक एक्सेप्शन है, बाकी सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो ये इतना अब हमने पढ़ा, नेक्स्ट बाद में देखेंगे।